नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत टीवी के कार्यक्रम स्वास्थ्य समाधान में और मैं हूं आशीष पांडे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नसीम खान। नसीम जी, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि नसीम जी यूनानी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे टीबी की। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की वजह से हर साल कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में टीबी के सबसे अधिक मामले भारत में दर्ज किए जाते हैं। दुनिया के कुल टीबी मरीजों में से भारत में लगभग 27.9% टीबी के मरीज हैं, जिनमें से 4.23% मरीजों की मौत सही इलाज न मिलने की वजह से हो जाती है। ये आंकड़े टीबी की गंभीर स्थिति को बयां करने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों में इस बीमारी को लेकर गंभीर नहीं है। नसीम जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस क्या है? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही इन्फेक्शियस बीमारी है। इन्फेक्शियस बीमारी का मतलब ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बीमारी के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ये बीमारी जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा होती है और बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। ट्यूबरकुलोसिस को अगर हम लफ्ज़ी मानों में कहें या वर्ड्स का अगर आप समझना चाहें तो ट्यूबरकुलोसिस का मतलब है वो बीमारी जो ट्यूबरकुल पैदा करता है। ट्यूबरकुल किसको कहते हैं? ट्यूबरकुल कहते हैं गांठ को। तो यहाँ से ये वर्ड निकला। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब है वो बीमारी जो ट्यूबरकुल पैदा करे और ये जनरली लंग्स में ट्यूबरकुल पैदा कर देती है, उसको डैमेज कर देती है और मेनली तो इस वजह से इसका नाम रखा गया ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस को कॉज क्या है इसका बैक्टीरिया, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नसीम जी, टीबी के लक्षण क्या हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आजकल जो टीबी के लक्षण और टीबी के मरीज़ को डायग्नोसिस थोड़ी मुश्किल हो गई है। इसकी वजह ये कि पहले और आज के चीज़ों में बहुत फ़र्क आ गया है। तो उसको क्या होता है कि हम जब टीबी के मरीज़ के लक्षण की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण निकल करके आता है वो एक लक्षण होता है, आपको अगर बुखार ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम दर्जे का बुखार अगर हमेशा बना हुआ है, ख़ास करके ये शाम में बहुत बढ़ा हुआ मिलता है और सुबह और दिन में नॉर्मल होता है, जिसको हम कहते हैं इवनिंग राइज टेम्परेचर। समझ रहे हैं आप? तो अगर सपोज दैट रात में टेम्परेचर कंटिन्यूस मिल रहा है और सुबह दोपहर में नॉर्मल मिल रहा है तो ये टीबी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है कि अगर आपको अचानक भूख लगनी कम हो गई है, यानी आपको भूख नहीं लगती, तो ये भी टीबी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। तीसरा लक्षण क्या है, अगर आपको सुस्ती रहती है, काम से दिल नहीं लगता। और एक चीज़ होती है नाइट स्वेटिंग, अगर आपको बहुत रात में पसीना आता है, सुबह उठते हैं आपका बेड भीगा हुआ है, तो ये सब महत्वपूर्ण लक्षण है जिससे हम टीबी की डायग्नोसिस कर सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का कम होना और वज़न का कम होना बहुत ये इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है टीबी के मरीज़ का। नसीम जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि टीबी बीमारी होती कैसे है? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, टीबी मर्ज है इस बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये हो सकती है एक दूसरे से ट्रांसफ़र। सबसे पहले क्या होता है कि एक कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। ऐसा एक चीज़ और मैं बताऊं कि जितनी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, इसमें 1/4 लोगों के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया मौजूद हैं। समझ में आ रही बात? इसमें इसलिए मौजूद हैं और वो जब कभी भी आपके इम्यून सिस्टम या आपकी बॉडी जब कमज़ोर होती है तो वो उस बीमारी को बढ़ा देते हैं, बहुत तेज़ से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और फिर वो बीमारी जो है आपके बॉडी में दिखाई देने लगती है। एक तो दूसरी, जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात है, छुआछूत की बात है, तो ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में जा सकती है, खांसने से जा सकती है, टच करने से जा सकती है। तो इसीलिए हमें ट्यूबरकुलोसिस को मैनेज थोड़ा सा आइसोलेशन ज़रूरी होता है अगर टीबी का मरीज़ है तो फैमिली में। नसीम जी, ट्यूबरकुलोसिस का इलाज कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, अब तो पहले तो ज़माने में ऐसा होता था कि ट्यूबरकुलोसिस का इलाज नहीं था, लेकिन आज हम इस दौर में जी रहे हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि अब पूरी तरह से ट्यूबरकुलोसिस का इलाज मौजूद है पूरे वर्ल्ड में। और हिंदुस्तान में ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए एक रिजिम फॉलो होता है, एक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं ATT ट्रीटमेंट। ATT ट्रीटमेंट का मतलब है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट में 4 दवाएँ आती हैं जिसको आपको खानी है। ये स्पेसिफिक दवाएं, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता या किसी भी तरह की इसमें
क्या कहते हैं दुश्वारी या किसी भी तरह की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। वो 4 दवाएं कौन सी हैं? वो 4 दवाएं हैं पैराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, रिफैम्पसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन 4 दवाओं से इलाज होता है जो कि, और अगर इसके अलावा कोई दवाएं दी जा रही हैं ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ को तो वो उससे ठीक नहीं होता। जनरल एंटीबायोटिक से इस मरीज़ का इलाज नहीं किया जा सकता। ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ के लिए दवाएं बिल्कुल फिक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई। समटाइम स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इंजेक्शन के फॉर्म में लगता है, बाकी जो है कैप्सूल टैबलेट के फॉर्म में आते हैं। तो कोई भी टीबी का मरीज़ हो उसके इलाज मिनिमम, एक तो है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, 6 मंथ तो आपको दवा लेना ही लेना है, लेकिन डॉक्टर के सलाह के मुताबिक वो साल भर भी हो सकती है, 9 महीने भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ के कंडीशन पर। तो ये आप समझ लें कि टीबी का एक ही इलाज है, जो चारों दवाएं हैं उनको लेना ही होगा। किसी तरह की अदर पैथी में, जैसे बहुत सी बीमारियों को अदर पैथी में अच्छा इलाज आप मान सकते हो, चाहे आयुर्वेदिक में हो, यूनानी में हो, किसी बीमारी में, लेकिन इस बीमारी का टोटली इलाज किस में है? एलोपैथ के इन 4-5 दवाओं में ही रखा गया ऑल ओवर वर्ल्ड। इसके अलावा आपको कोई इससे ठीक नहीं कर सकता। नसीम जी, ट्यूबरक्लोसिस को नज़रअंदाज करने के जोखिम क्या हो सकते हैं? देखिए, नज़रअंदाज तो होता ही है। आज के जो हमारा जो समाज है इस बीमारी को लेके बहुत ही अनअवेयर है और उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए डॉक्टर, ये हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। एक प्रोग्राम है डॉट्स थेरेपी चलती है, जिसमें मरीज़ को बुला करके उसको दवा दी जाती है। उसका मकसद क्या होता है कि अगर हम मरीज़ को सामने नहीं दवा देंगे तो वो हो सकता है घर में दवा ना खाए या उसकी दवा मिस हो जाए, और अगर इसकी दवाएं मिस होती हैं तो ये बीमारी फिर से फैल सकती है आपके अंदर। और वो एक टर्म कहलाता है हम लोगों के मेडिकल इसमें MDR, यानी कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, है ना। मल्टीपल यानी कि अब जब एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आपने ट्यूबरकुलोसिस की दवा ली है और छोड़ दिया है, 3 महीने 4 महीने में छोड़ दी है, तो अब जब आपको ट्यूबरकुलोसिस फिर से होगी और वो दवाएं दी जाएंगी तो अब वो दवाएं काम नहीं करेंगी, उससे रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा और आपको ठीक होने में बहुत दुश्वारी पेश आने वाली है। इसलिए ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दवा को कंटिन्यू करें। गवर्नमेंट ने डॉट्स स्कीम चलाई हुई है कि जिससे मरीज़ को वहाँ जाना होता है, वहाँ खुद दवा खिलाई जाती है, फिर कुछ दवा दे, फिर वो घर आता है। तो ये कंटिन्यूटी सिर्फ इसलिए की गई है कि आपकी दवा मिस ना हो। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम के क्या उपाय हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है हाइजीन, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखना है। दूसरे पौष्टिक आहार, और थोड़ा सा जो कि ट्यूबर के मरीज़ है उससे डिस्टेंस बना के रखना है। जैसे आपने अभी कोरोना में पूरा डिस्टेंस बनाया हुआ है, इसलिए टीबी के मरीज़ में भी थोड़ा डिस्टेंस, जैसे साथ में एक ही बर्तन में खाना ना खाएं, है ना, ज़्यादा तो क्लोज ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की ज़रूरत है। और सबसे, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो इसकी बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है। जो लोग लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में रह रहे हैं उसमें ये बीमारी ज़्यादा है, यानी जिसको लो इनकम ग्रुप में ये बीमारी, इसलिए क्योंकि उनके ना आहार उतना बेहतर है क्योंकि इम्यून सिस्टम काम कर सके, और ना वो उनका ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसको रोकने का तरीका क्या है कि हमें समाज को बहुत ही तंदुरुस्त बनाना होगा। और सबसे जो कारगर तरीका क्या है? कारगर तरीका ये है वैक्सीनेशन। टीबी की वैक्सीनेशन मौजूद है और हमें आपको सबको जब भी कोई डिलीवरी होती है तो वो पहले ही दिन लगाया जाता है, जिसका नाम, वैक्सीन का नाम होता है BCG। हर PSC में, हर छोटे छोटे, इवन इसकी भी आजकल तो ऐसा भी गवर्नमेंट ने किया है कि भाई अगर होम डिलीवरी भी हो रही है, घर की में भी डिलीवरी हुई है, तो जो दाई है, आया है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसका टीकाकरण का काम पूरा कराए। और सबसे पहला टीका जो बच्चे को लगता है वो ये टीबी का ही होता है। नसीम जी, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के कितने स्तर होते हैं? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस के 3 स्तर हैं, है ना। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में गए, फर्स्ट स्टेज में आप पता नहीं कर सकते कि इसको टीबी है कि नहीं, लेकिन अगर पता चल जाता है तो उसका इलाज आसान है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि आप इजीली पता तो कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा इलाज जो है मुश्किल हो जाता है। और थर्ड स्टेज में जो है क्या और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल लास्ट कंडीशन में मिल सकती है। तो ये हमें मेडिकली 3 स्टेज ऐसे बताए जाते हैं। नसीम जी, क्या टीबी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? हाँ, फैल सकता है। अगर परिवार में है, एक दूसरे के साथ उठने बैठने, ज़्यादा क्लोज होने से, उसके खांसने से, उसके छींकने से, उसके साथ रहने से ये बैक्टीरिया है दूसरे एक से दूसरे बॉडी में जा सकता है और उसको वो इफेक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल क्लियर है कि ज़्यादा क्लोज होंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए टीबी के मरीज को थोड़ा आइसोलेशन ज़रूरी है।
नसीम जी, क्या टीबी के मरीज को भी आइसोलेशन में रखना चाहिए? नहीं, आइसोलेशन में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक कमरे में बंद कर दीजिए और उसके साथ छुआछूत का व्यवहार करने लीजिए, इसकी ज़रूरी नहीं है। पहले ज़माने में एसाइलम वगैरह बनाए जाते थे और बनते थे जहाँ मरीजों को अलग कर दिया जाता था, लेकिन अब बहुत सारी स्टडीज़ आ गई हैं। हाँ, ये है कि आइसोलेशन नहीं कहते हैं उसको, प्रिवेंशन कह सकते हैं आप, एहतियात रखना चाहिए, इतना काफ़ी है। नसीम जी, फिर अगर जैसे उसको थोड़े दिनों के लिए दूर रखते हैं परिवार से कि टीबी का संक्रमण और लोगों को ना हो, तो कितने समय तक उसको एकांत वार्ड में रखना चाहिए टीबी के मरीज को? देखिए, जब तक उसमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी को लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस, जनरली ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में ही होती है ना, वो अदरवाइज ये पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकती है, ये बात ध्यान में रखें। ट्यूबरकुलोसिस के ज़्यादातर मरीज किसके होते हैं? लंग्स ट्यूबरकुल के, बट ये आपके एब्डोमेन में भी हो सकती है, बोन में भी हो सकती है, फ्लोपियन ट्यूब में भी हो सकती है, इवन ब्रेन में भी हो सकती है, कहीं से बीमारी हो सकती है। लेकिन मान लीजिए एक किस लंग्स ट्यूबरकुलोसिस है और वो आदमी कंटिन्यू खांसता है, तो उससे क्या होगा कि जब तक उसके साइन सिम्टम खत्म नहीं जाए, यानी कि उसकी खांसी ठीक नहीं हो जाए, दवाएं तो अभी चलेंगी, लेकिन जब तक उसकी खांसी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए, उसको आइसोलेट ही रखें तो बेहतर है, जिससे दूसरे में संक्रमण ना फैले। नसीम जी, क्या टीबी जानलेवा बीमारी है? आप ही ने जैसा बताया कि जानलेवा भी है और ख़तरनाक भी है कि, और हिंदुस्तान में मैं आपको बता दूं, टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या रोज़ 4000 है डेली। क्यों? लेकिन इसकी वजह क्या है? हमारे पास इलाज मौजूद है, लेकिन पेशेंट उस इलाज तक पहुंच नहीं पाता या डायग्नोसिस होने में बहुत देर हो जाती है। और इसकी एक और बड़ी वजह क्या है कि लोग दवा छोड़ देते हैं। और दवा छोड़ना क्यों छोड़ देते हैं? इस बीमारी के साथ एक अजीब सी स्ट्रेटजी कह लें कि जैसे आपको ट्यूबरकुलोसिस हुई, आप गए डॉक्टर के पास, उसने दवाएँ लिखी, तो आपको सारा 1 महीने के अंदर आप इम्प्रूव कर जाते हैं, आपका वेट भी बढ़ जाएगा, आपकी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी, सारे साइन सिम्टम खत्म हो जाएंगे। तो मरीज़ क्या सोचता है कि अब हम ठीक हो गए, अब मुझे दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। 80% केसेज में ऐसे ही होता है। तो जब आप दवा लेना छोड़ देते हैं, जबकि आपका इन्फेक्शन नहीं ख़त्म हुआ है, तो अब इसके बाद जो इन्फेक्शन होगा और उसके बाद वो बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती है, इवन दूसरे को इन्फेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है और फैलती बहुत तेज़ी से। यही वजह है कि हिंदुस्तान आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस मरीज़ और मरने वाले की संख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जो कि टीबी से होती है। नसीम जी, क्या टीबी का इलाज घरेलू तरीके से हो सकता है? नहीं, इस चीज़ को, ये भ्रांति बिल्कुल दिमाग से, हालांकि गाँव के, ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि टीबी का कोई घरेलू नुस्खा नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस अगर डायग्नोसिस है और किसी को टीबी हुई है तो कोई घरेलू नुस्खा काम नहीं आएगा, किसी तरह की दूसरी ट्रेडिशनल मेडिसिन काम नहीं आएंगी, इवन दूसरे तरह की एंटीबायोटिक भी काम नहीं आएंगी। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ है, आप उसको देना शुरू कर दें कि एमॉक्सिलिन दे रहे हैं या उससे काम नहीं चलेगा। ट्यूबरकुलोसिस के रिसर्च के थ्रू जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं, चाहे रिफेम्सिन हो, चाहे आइसोनियाज़ाइड हो, थम्ब्यूटोल हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, यही दवाएँ हैं जिससे आपकी टीबी ठीक होगी। कोई भी घरेलू उपचार करने से, अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब टीबी का इलाज आप गलत डॉक्टर के पास जाके कराते हैं या किसी ऐसे से बात है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको हम घरेलू उपचार भी कह सकते हैं। गांव में तो ये बहुत आम चीज़ है, कम पढ़े लिखों में बहुत आम चीज़ है। ये चीज़ें इस बीमारी को रोकने में बिल्कुल भी सहायक नहीं सिद्ध हो रही हैं, ये इसको प्रॉब्लम को बढ़ा रही हैं। वरना आज तक ट्यूबरकुलोसिस हिंदुस्तान में ख़त्म हो सकती थी अगर हम इसके लिए अवेयर रहते और हमारी सोसाइटी ये जानती कि टीबी का मेन इलाज क्या है। नसीम जी, टीबी के कितने तरीके हैं और ये किस तरीके से हमारे शरीर पे असर करते हैं? जैसे मैंने बताया, ट्यूबरकुलोसिस ऐसी बीमारी है जो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। सबसे कॉमन ऑर्गन कौन सा है? हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में बीमारी इफेक्ट करती है और वहाँ पे ट्यूबरकुल बना देती है और वो पार्ट काम करना बंद कर देता है, जिससे हमें फिर और सारी प्रॉब्लम, अगर एब्डोमेन में होगी, सपोज दैट आपके पेट में ट्यूबरकुलोसिस हुई है तो वहाँ साइन सिम्टम अलग बनेंगे। बोन में होती है तो बोन में समटाइम पैरालिसिस हो जाती है, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी में अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गई है तो वहाँ के वो नर्व को डैमेज कर देता है, उसको पॉड स्पाइन कहते हैं, हड्डियाँ गल जाती हैं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया ट्रीटमेंट में तो टीबी तो ठीक हो जाएगी लेकिन इंसान पैरालाइज हो जाएगा। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। नसीम जी, क्या टीबी का टीका हर एक व्यक्ति को आज लगाना अनिवार्य हो गया है? बिल्कुल, जो भी बच्चा पैदा होता है उसको BCG का टीका लगना ही है। और वो एक बात ये भी जान लें कि कोई भी वैक्सीनेशन 100% प्रिकॉशन नहीं है, बट ये बहुत हद तक बचाती है। इसलिए हमें, जो आपने देखा होगा, जब भी आप देखेंगे तो एक दाग सा मिलेगा आपके कंधे पर, है ना, जो उसको, तो वही BCG के टीके का निशान होता है, वो जो हर को लगवाना चाहिए पैदा होते के साथ ही, जिससे हमें ट्यूबरकुलोसिस से बच सकें।
नसीम जी, जैसे अभी आपने बताया कि टीबी हर एक बच्चे को आज जो पैदा हो रहा है उसे लगाया जा रहा है, तो ये कितने समय तक हमारी शरीर में टीबी के संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है? देखिए, होता तो ये लाइफ टाइम के लिए है। जो हम टीका लगाते हैं वो लाइफ टाइम के लिए, वो सेल्स बन जाते हैं बीमारी से लड़ने के लिए। हाँ, लेकिन हर इंसान की कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है ना। जैसे ऐसा नहीं है कि एक इंसान को टीका लग गया तो वो ज़िंदगी भर ट्यूबरकुलोसिस से बचा रहेगा। अगर उसने अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया, तो उसको टीबी हो सकता है। लेकिन ये वैक्सीन बहुत मददगार होती है उस बीमारी से बचने के लिए। नसीम जी, टीबी को लेकर आज हमारे समाज में क्या अफवाहें फैली हुई हैं और वो किस हद तक सही हैं? देखिए, मुझे जो जहाँ तक लगता है टीबी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसका एक स्टिग्मा है। कोई भी इंसान जो है ये समझता है कि टीबी बीमारी बहुत बुरी बीमारी है। तो एक तो ज़्यादातर लोग घर में इस बीमारी को छुपाने की कोशिश करते हैं, बताते नहीं है कि हाँ टीबी हो गई है। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर अगर बताता है कि टीबी हो गई है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर दिखाते हैं तो उनका कुछ इलाज होता है, वो कुछ और ही इलाज होता है, स्थिति और गंभीर हो जाती है। तो ये जो समाज में स्टिग्माज हैं और भ्रांतियाँ हैं कि टीबी जो है बहुत किसी गुनाह की वजह से हुई, ऐसा भी लोग मानते हैं। किसी को टीबी हुआ है तो उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा तो उसको टीबी हो गई। ये सब चीज़ें जो हैं, अफवाहें बहुत फैली हुई हैं हमें समाज में, हमें इसे दूर करना है। टीबी को मान के चलते एक सिंपल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और अगर किसी को होता है तो इसका इलाज बहुत आसान है। अगर वक्त पे सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट हो जाए तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नसीम जी, क्या टीबी के मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत होती है? बिल्कुल, जब कभी भी लंग्स इन्फेक्शन होगा, लंग्स में अगर ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है, ट्यूबरकुल बन रहे हैं, तो मैंने बताया कि वो लंग्स का उतना पार्ट काम करना बंद कर देगा। और सम टाइम ब्लीडिंग होती है, सम टाइम मरीज़ को खून की उल्टी आती है ना। खांसी में उसके खून आने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा टीबी फैल गया हो तो लंग्स डैमेज हो तो उसको हम लोग हेमेप्टेसिस कहते हैं, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, है ना। बहुत आम बात है कि अगर ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ है, लंग्स में इन्फेक्शन है, तो सांस लेने में, जैसे हमें कोरोना में लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही। कोई भी बीमारी जो लंग्स को इफेक्ट करेगी उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। डॉक्टर नसीम, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि और किस अंग में टीबी का संक्रमण हो सकता है शरीर के? देखिए, सबसे कॉमन जगह तो आपकी लंग्स है, फेफड़े का ट्यूबरकुलोसिस होती है। दूसरी मोस्ट कॉमन जगह एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसको पेट के टीबी, पेट में भी आंतों में ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, वहाँ बैक्टीरिया फैल जाते हैं। उसके साइन सिम्टम अलग होते हैं, उसमें खांसी नहीं आएगी लेकिन मरीज़ को भूख नहीं लगेगा, मरीज़ को गोला उठता हुआ महसूस होगा, ये सब। और दूसरी हड्डी की टीबी भी बहुत आम है, पॉट स्पाइन कहते हैं। ये सब इन्फेक्शन जो है सेकेंडरी होते हैं, दूसरी जगह से दूसरी जगह जाके बने होते हैं ब्रेन में, यानी कि बहुत सारे, किडनी में हो सकती है, कई ऑर्गन्स में, औरतों में फ्लोपियन ट्यूब में हो सकती है, जो एक बड़ा कारण बन जाती है इनफर्टिलिटी का। ऐसे औरतें जिनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है फ्लोपियन ट्यूब में और पता नहीं चलता, फिर उनका इलाज होता है तो वो इनफर्टाइल होती हैं, यानी कि वो बच्चे नहीं पैदा कर पाती। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेशन, आम कॉम्प्लिकेशन है औरतों में। नसीम जी, जिसे टीबी का संक्रमण है, जो टीबी से आज ग्रस्त है, जैसा आपने बताया कि उसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, तो क्या वो व्यक्ति ज़्यादा देर तक वर्कआउट या एक्सरसाइज नहीं कर सकता? नहीं, तो अगर उसको टीबी हो गया है तो बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता जब तक कि उसको रिकवरी ना हो जाए। या एक्सरसाइज तो करेगा तो ज़्यादा सांस फूलेगी, फिर वो हार्ट पे प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे मरीजों को थोड़ा सा रेस्ट के लिए कहते हैं हम लोग कि कोई हेवी वर्क ना करे, लेकिन वो आम फंक्शन कर सकता है। नसीम जी, टीबी के मरीज़ की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैंने टीबी की मरीज़ की दिनचर्या, फिर वही बात कहूँगा कि डिपेंड करेगा कि वो किस कंडीशन में है। अगर बहुत ही सीवियर टीबी है तो फिर उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। माइल्ड है, जल्दी डायग्नोसिस होगी तो अपने दिन भर के वो सारे काम करेगा, और किसी भी स्टेज में हो, पौष्टिक आहार एक बहुत बेहतर रोल प्ले करता है इसमें। प्रोटीन्स के डाइट्स अगर आपके होंगे तो रिकवरी में आसानी रहती है। सारे तरह के मिनरल्स और विटामिन, फल होते हैं, वो सब चीज़ खाना है, किसी भी चीज़ का परहेज़ नहीं होता। जितने भी पौष्टिक आहार आप ले सकते हैं। अगर जनरल मरीज़ है उसको, तो वो एक्सरसाइज भी कर सकता है, हल्की एक्सरसाइज। बहुत गंभीर मरीज़ है तो फिर उसको रेस्ट करना होगा। उस टीबी के पेशेंट का खान पान किस तरीके का होना चाहिए? उसे किस चीज़ को ज़्यादा लेना चाहिए और किस चीज़ का परहेज देखिए, करना मैंने जैसे चाहिए? पहला बताया, परहेज़ तो अगर मान लीजिए उसको लंग्स ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, थोड़ा ठंडी चीज़ का हम परहेज़ करा सकते हैं। एज सच कोई परहेज़ नहीं होता ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ के लिए। वो अब पौष्टिक आहार सब कुछ ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का परहेज़ नहीं है। हाँ, अगर उसको लंग्स की टीबी है तो जो चीज़ ठंडी होती है उसके लिए आप मना कर सकते हैं। जैसे मांस, मछली और अंडा सब कुछ खा सकता है, वो पौष्टिक होना चाहिए। किसी भी तरह का नशा ना करे और दूध पिए जिससे उसके बॉडी में जो है ताकत हो। परहेज़ कुछ खास नहीं है इसमें।
नसीम जी, अगर जैसे एक व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है तो हम्म। उसके चांसेस कितने बढ़ जाते हैं टीबी से ग्रसित होने के? नहीं, ये दोनों चीज़ें जो हैं इसको इंटर रिलेटेड कह सकते हैं हम। इंटर रिलेटेड मतलब हुआ कि जैसे अगर कोई भी आपसे कहे कि मैं नशा कर रहा हूँ तो मुझे टीबी के चांसेस कितने हैं, तो नशा और टीबी का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? जैसे हमने टीबी का नशा कर रहा है कोई इंसान, तो अब वो नशा करेगा तो क्या होगा, 24 घंटा वो नशे में रहेगा। नशे में रहेगा तो उसकी खान पान जो है वो अच्छी नहीं होगी, वो अपने खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं आएगा, दिन भर सोता रहेगा, तो उससे क्या होगा, उसका बॉडी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। और जैसे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया जो है क्या होता है, उसके बॉडी में ग्रो करने लगते हैं, फैलने लगते हैं, और वो मरीज़ जो है उसको वो उस मर्ज़ के मुब्तला हो जाता है। तो अगर कोई नशा करता है तो इससे हम समझ सकते हैं कि उसके टीबी होने के चांसेस जो हैं ऑब्वियसली एक आम आदमी के मुकाबले बढ़ जाएगा। नसीम जी, नॉर्मल खांसी और टीबी की खांसी में क्या अंतर होता है? देख, शुरू में तो कोई अंतर नहीं होता। शुरू में जैसे आप देखो, खांसी की कई वजह हो सकती हैं, उसमें एक ट्यूबरकुलोसिस भी है। आपको टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी खांसी हो सकती है, आपको एसोफेजाइटिस की वजह से भी खांसी हो सकती है, आपको ब्रोंकाइटिस की वजह से भी खांसी हो सकती है, ब्रोंकेक्टेसिस की वजह से भी खांसी हो सकती है, कई बीमारी। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ लिखती है कि अगर कंडीशंस वर्स्ट हो गई है मरीज़ की, बहुत डायग्नोसिस नहीं हो पाई है, तो अब जब वो मरीज़ खांसेगा तो मे बी पॉसिबल उसमें ब्लड आने लगे, और जब खांसते वक्त ब्लड आए तो ये फिर ट्यूबरकुलोसिस की तरफ डायग्नोसिस बनती है, और इसमें लंग्स जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका होता है, जबकि आम खांसी में ब्लड नहीं आता। नसीम जी, क्या टीबी का संक्रमण संभोग करने से फैलता है? देखिए, जिसके सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ में ये डिजीज़ नहीं आती। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ किसको कहते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं जब सेक्स के थ्रू एक बीमारी दूसरे में जाती है, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये सेक्सुअल एड्स हैं, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में जब आप क्लोज आते हैं किसी के, है ना, सेक्स कर रहे हो या ना कर रहे हो वो मैटर नहीं है, अगर आप किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं तो फिर अब उसके चांसेस जो हैं एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नसीम जी, टीबी और कोरोना संक्रमण, क्या ये कि एक हद तक सही बीमारी, मतलब सेम है बीमारियां? कि देखिए, इसमें डिफरेंस पहले जान लीजिए तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ट्यूबरकुलोसिस जो हो रही है वो एक बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, बैक्टीरिया, और कोरोना जो हो रहा है वो वायरस की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि कोरोना बीमारी है वायरल डिजीज़, और ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक, कोरोना जो है वो आपको कितने भी हेल्दी आदमी हो इफेक्ट करके वो कमज़ोर कर सकता है उसको, और उससे रिकवरी जो है अपने आप हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस में ये बात नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस में जब होगा तो उसका इलाज ज़रूरी है। कोरोना में क्या है कि कोरोना अपने आप भी मरीज़, बहुत 80% मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में ऐसा नहीं है, वहाँ इलाज ज़रूरी होता है। नसीम जी, जैसे एक व्यक्ति जिसको टीबी है और फिर उसको कोरोना का संक्रमण भी हो जाता है, तो उस व्यक्ति के ठीक होने के चांसेस कितने रहते हैं? देखिए, मेडिकल इसमें कहा जाए तो अगर एक टीबी का भी मरीज़ है और उसको कोरोना संक्रमण भी हो चुका है, तो इसका मतलब है कि अब उसको वायरल डिजीज़ भी है और एक बैक्टीरियल डिजीज़ भी है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए अगर वो दवा ले रहा है तो वो तो ट्यूबरकुलोसिस से उभर जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वायरल डिजीज़ के लिए अगर उसके इम्यून सिस्टम काम कर रहे हैं, है ना, जैसे सारे वायरल डिजीज़ की को ख़त्म करने के लिए बॉडी में अपनी क्षमता होती है, तो उसके लिए अब केयर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसी आम कोरोना पेशेंट में और ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट और कोरोना भी हो तो अब उसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका सपोज दैट लंग्स इन्फेक्शन की वजह ट्यूबरकुलोसिस, तो ऑलरेडी उसका लंग्स डैमेज है, अब कोरोना का वायरस आया वो भी लंग्स को डैमेज कर रहा है। तो दो चीज़ें अगर उसको लंग्स को डैमेज कर रही हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि अब बीमारी ये कितनी गंभीर हो गई और इसको बचाना कितना मुश्किल होगा। तो उसकी केयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके चांसेस जो कहीं ना कहीं आम हेल्दी कोरोना वायरल इन्फेक्शस इंसान के मुकाबले कम हो जाएंगे। नसीम जी, दूसरे देशों के मुकाबले आज हमारे देश में टीबी के इतने ज़्यादा मरीज़ क्यों हैं? ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि इसकी देखिए कई वजूहात हैं। सबसे पहली रीज़न अगर आप देखना चाहें तो एक तो है कि हमारे देश का जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो डेवलप कंट्रीज से बेहतर नहीं है, वो कमज़ोर है। और एक टीबी का मेन रीज़न ही है सोशियो इकोनॉमिक कल्चर और उसके पोजीशन को कम होना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, आपका इम्यूनिटी कम होती है, आपके यहाँ रहने की जगह नहीं, गंदी जगह है ना, इतनी जगह नहीं, एक जगह पे एक छोटी सी जगह में 10-12 लोग रहते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, लिटरेसी नहीं है कि पता नहीं है कि हमें कब तक दवाइयाँ लेनी है, लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हिंदुस्तान में ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ों को बढ़ाने में।
इवन इसीलिए आज वैक्सीनेशन होने के बावजूद कई लोगों में तो वैक्सीनेशन नहीं लगवाने पे रहते कि नहीं हमें वैक्सीन नहीं लगाना। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर देती हैं और फिर जो है हमारे यहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा टीबी के मरीज़ हैं। और अभी तक इस पर कंट्रोल तो हुआ है पहले के मुकाबले, लेकिन जितना कंट्रोल होना चाहिए, कई प्रोग्राम भी चल रहे हैं, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, अभी तक वो हम उस अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाए। नसीम जी, जैसा अगर हम ये देखें कि एक व्यक्ति है जिसे टीबी हो जाती है, तो क्या वो इस बीमारी को कभी मात दे सकता है या वो हमेशा उसके जीवन भर साथ रहती है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसमें ज़िंदगी भर रहने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने बताया कि इस ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, इवन सम टाइम 1.5 साल ही दवा खानी पड़ती है, फिर वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। और फिर वो उस ट्यूबरकुलोसिस में कोई भी मर्ज नहीं होता, इवन आप टेस्ट कराएंगे नेगेटिव आ जाएगा और किसी भी तरह की फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका इलाज मौजूद है। शर्त ये है कि आपको डॉक्टर ने जितने दिन की दवाइयाँ खानी बताई हैं, भले आप अपने सारे काम कर रहे हो, आपका वेट बढ़ गया हो, आप सब कुछ हो गया हो, फिर भी उस दवा को कंटिन्यू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नसीम जी, 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में मानते हैं, तो इसके पीछे क्या खास वजह है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया जनरल, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे हमें मनाया जाता है। इसकी ख़ास वजह क्या है? ये 24 मार्च वो दिन है जिस दिन रॉबर्ट कॉच, एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को ढूंढा था, डिस्कवर किया था। तो ये वही दिन था, 24 मार्च के दिन रॉबर्ट कॉक ने ये अनाउंस किया था कि मैंने ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को पहचान लिया है और ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसलिए उस डेट को मद्देनज़र रखते हुए WHO ने 24 मार्च का दिन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस डे के तौर पे रखा है। नसीम जी, ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त मरीज की एक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस मरीज के पेशेंट्स को नॉर्मल दिनचर्या होती है। हमारे तो कई पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैं उसको ट्यूबरकुलोसिस है, पहले डायग्नोसिस हो गई तो अपना सारे काम करता है वो। हाँ, उसको ज़रा सा ये ख्याल होना चाहिए कि मेरी संक्रमण जो है दूसरे में ना फैले, है ना। जैसे खांसे तो फिर रुमाल उसके पास होना चाहिए हमेशा। और जो नॉर्मल दिनचर्या, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो गुजार सकता है अपने दिन जैसे आम लोग गुजारते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर उसको वेट बहुत कम हो गया और ब्लीडिंग भी है तो फिर वो रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है पौष्टिक आहार और कंटिन्यूअस मेडिसिन ही इसका इलाज है, दूसरा किसी और तरीका नहीं है। नसीम जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से टीबी के मरीजों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और हमेशा सबको ये बात कहता रहता हूँ अपने पेशेंट्स को कि भाई, टीबी का एक ही तरीका है, आपको दवाएं छोड़नी नहीं है। किसी भी हाल में आपको जितनी डॉक्टर ने बताई है ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन को पूरा करना है। और सम टाइम मरीज़ इसलिए भी दवा छोड़ देते हैं कि उन्हें सम टाइम चक्कर आने लगते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, दवा के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उसके बावजूद भी दवा आपको नहीं छोड़नी है और उस कोर्स को पूरा करना है, तभी इस बीमारी से आप बच पाएंगे। लेकिन अगर आपने बिना सलाह लिए दवा छोड़ दी तो क्या होगा, फिर अगर आप MDR हुआ आपको तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर क्या है कि फिर उसका इलाज जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्रग के ख़िलाफ़ जो है बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। अब वो उसको अब असर नहीं होता उन दवाओं का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ख्याल क्या रखना है, डायग्नोसिस हो जाए जब भी आपकी ट्यूबरकुलोसिस की, तो आपको दवाएँ पूरी करनी है, किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है। मेरा यही संदेश है। नसीम जी, आपने एक बुक भी लिखी है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो बुक किस विषय पर लिखी है आपने? हाँ, ये तो आज ऐसे ही एक ओकेज़न हो गया बाय चांस। तो इसमें आज एक्चुअली क्या है कि ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुष इंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। तो ये देखिए, ऑल इंडिया आयुष PG इंट्रेंस टेस्ट की मैंने बुक लिखी है अपने स्टूडेंट्स के लिए ख़ास करके, क्योंकि मैं तैयारी करवाता रहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि वो PG में सिलेक्शन हो उनका। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए ज़रूरी है कि किताब भी होनी चाहिए। तो फिर मैं अपने स्टूडेंट को मद्देनज़र रख के कि एक ऐसी किताब हो जो हर पैथी में, जो हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथ हो या नेचुरोपैथी हो, तो इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट में वो मॉडर्न कॉमन सवाल सबके एक होते हैं कुछ से, जैसे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ये कॉमन सवाल होते हैं। और फिर वो 35 के अलग अलग सवाल अलग स्पेसिफिक होते हैं। तो मैंने एक कॉमन किताब बनाई है उस आयुष पैथी के लिए, जिसमें मॉडर्न के सारे स्पेसिफिक सवाल और उसके बारे में जानकारियाँ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ली हैं और उनका फीडबैक भी बेहतर है। तो मैं सोचा कि इसमें अपने और लोगों को भी जानकारी हो जाए। तो ये बुक है मेरी, ऑल ए प्रीमियम गाइड फॉर AI PGT, जो तैयारी करते हैं PG के लिए, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि इस बुक के बारे में स्टूडेंट जाने। नसीम जी, आपको बुक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभकामनाएं। शुक्रिया। डॉक्टर नसीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को टीबी से जुड़ी आज महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, टीबी एक संक्रामक रोग होता है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। अन्य रोगों के मुकाबले टीबी दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा जानलेवा रोग है। टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के द्वारा फैलता है। टीबी खतरनाक इसलिए है क्योंकि इससे मरीज की जान जा सकती है, इसलिए टीबी के आसार नजर आने पर अपनी जांच कराएं। फिलहाल आज के अंक में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बस अपने जो स्टूडेंट को एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि ये मैंने जो बुक लिखी है अपने 10 साल के एक्सपीरियंस पे, इस बुक में वो चीज़ें हैं जो मैं अपने इंटरेस्ट के टाइम अपनी तैयारी के लिए तैयार किया था। मेरे ये नोट्स हैं, जब मैंने इसको तैयार किया और कॉपी पे लिखा और फिर इंट्रेंस टेस्ट दिए, तो मैंने 3 बार MD का टेस्ट दिया और उसमें एक में हमारी 4th रैंक, एक में 7th रैंक और एक में 16 रैंक आई। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रूरी है अपने स्टूडेंट्स के लिए भी लिखना और उन्हें भी इससे फ़ायदा हो सके। तो इस बुक का मकसद क्या है कि इंट्रेंस टेस्ट हमारे स्टूडेंट्स निकाल सके और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में MD MS कर सके।